हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे एस्टिमेटिंग कास्टिंग एंड वैल्यूएशन का एमसीक्यू। आपको क्या करना है, नोट करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ बताएंगे और इसका पीडीएफ डायरेक्ट भेज देंगे टेलीग्राम लिंक पे। तो पीडीएफ के लिए आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए, पीडीएफ जाएगा थोड़ा लेट जाता है क्योंकि उतना तो हम लोग को आता नहीं, हम लोग को पढ़ाना ज़्यादा आता है, पीडीएफ कोई दूसरा बनाता है तो वो अपने हिसाब से बनाता है। तो पीडीएफ जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा वेट करिए। हर सब्जेक्ट का पीडीएफ जाएगा, ठीक है, एक एक सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको सुनिए और देखिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि हम क्वेश्चन को लिखेंगे, उसका ऑप्शन लिखेंगे, ऑप्शन को डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन का एक एक टर्म डिस्कशन करेंगे। यानी कहने का मतलब आपका यही, हम इतना रिवीजन करा देंगे कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आप बस देखते रहिए, ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है किसी भी सब्जेक्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आप टेलीग्राम लिंक क्या मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम लिंक दिए हैं और अबाउट सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से भी टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन दिया है कि दीवारों के बीच में क्षेत्रफल क्या कहलाता है, यानी भवन के दीवारों के बीच का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, ठीक है। कह रहा है कि भवन के दीवारों के बीच का क्षेत्रफल क्या कहलाता है। ये है आपका फर्श क्षेत्रफल यानी फ्लोर एरिया। बी मिल जाएगा आपका कुर्सी का क्षेत्रफल, क्या मिल जाएगा, कुर्सी का क्षेत्रफल। सी मिल जाएगा कारपेट एरिया, क्या है आपका, कारपेट क्षेत्रफल। और डी क्या मिल जाएगा, परिसंचरण क्षेत्रफल। देखिए ये आपके लिए ना बहुत आसान क्वेश्चन, क्योंकि एक एक दो टर्म लिखे ना, इसका हम सबका डिटेल में बताए हैं कैसे कैसे क्या होता है। तो आंसर क्या होगा बताइए, कौन सा ऑप्शन होगा। आंसर टाइप करिए, क्या होगा आपका आंसर नंबर ए। आंसर क्या मिलेगा आपका ए। दीवारों के बीच का क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, फर्श का क्षेत्रफल। आप आंसर देते रहिए, ठीक है, तभी पता चलेगा आप लोगों का प्रिपरेशन कितना है। क्या हो जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल। अब समझ लेते हैं कि इन चारों का मतलब क्या होता है। ये देखिए, हम बिल्डिंग का एक प्लान बना रहे हैं, या फिर समझिए सबसे पहले ये मेरा पूरा ज़मीन हो गया। इस ज़मीन के बीच में हम क्या बनाए हैं, थोड़ा सा घर बनाए अपना, है ना। बिल्डिंग के बीच में क्या बना दिए हम, घर बना दिए। ये क्या हो गया आपका, घर हो गया, ठीक है, ये प्लान बन गया। तो ये हो गया बिल्डिंग की यानी पूरे प्लॉट की लंबाई, ये हो गया ज़मीन की यानी प्लॉट की चौड़ाई। तो एक आता है आपका प्लॉट एरिया। क्या आता है आपका, प्लॉट एरिया, यानी जितना भी आपके पास ज़मीन है ना, उस ज़मीन का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, प्लॉट एरिया। यानी कैपिटल एल गुणे बी क्या हो जाएगा आपका, प्लॉट एरिया। उसके बाद आता है आपका प्लिंथ एरिया, है ना, कुर्सी क्षेत्रफल। यहाँ मिलेगा आपका कुर्सी क्षेत्रफल, ठीक है। कुर्सी क्षेत्रफल क्या होगा, मान लेते हैं इसकी लंबाई है स्मॉल एल और इसकी चौड़ाई है स्मॉल बी। यानी जो आप बिल्डिंग बनाए हैं, दीवार के बाहर से बाहर लंबाई यानी स्मॉल बी और स्मॉल एल की गहराई, यानी बिल्डिंग के बाहर से बाहर, है ना, इस बाहर से इस बाहर, बिल्डिंग के बाहर से बाहर लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल क्या कहलाता है आपका, प्लिंथ एरिया यानी कुर्सी क्षेत्रफल। उसके बाद आपका है कॉर्पोरेट एरिया। कॉर्पोरेट एरिया वो होता है जहाँ हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो कॉर्पोरेट एरिया क्या होता है, प्लिंथ एरिया में से, समझिएगा, सबसे पहले हम समझेंगे फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, उसके बाद कारपेट को समझते हैं। प्लिंथ एरिया यानी पूरा ये क्या हो गया, ये पूरा एरिया क्या हो गया आपका, प्लिंथ एरिया। जैसे देखिए हम इसको मिटा देंगे तो एक क्या हो जाएगा, क्या बचेगा आपका, प्लिंथ एरिया, ठीक है, ये बचा प्लिंथ एरिया। इसी में आता है आपका फर्श का क्षेत्रफल, जो मेरा क्वेश्चन था, फर्श का क्षेत्रफल। तो भाई ये प्लिंथ एरिया में दीवार भी तो है, यानी ए भी दीवार। तो दीवार का क्षेत्रफल घटाने के बाद जो हमको एरिया मिलेगा उसे कहेंगे हम लोग फर्श का क्षेत्रफल। कितना आसान है, देखिए जो हम दोनों तरफ से हैचिंग कर रहे हैं वो क्या हो गया आपका, फर्श का क्षेत्रफल। यानी प्लिंथ एरिया में से दीवार का क्षेत्रफल घटा दिए तो वो हो गया आपका फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है। जो डबल हैचिंग किए हैं वो क्या है आपका, फर्श है, वही तो फर्श बनाएंगे, दीवार के नीचे फर्श थोड़ी बनेगा। तो क्या हो जाएगा फर्श का क्षेत्रफल कि प्लिंथ एरिया में से क्या घटा देंगे, वाल का क्षेत्रफल यानी वाल एरिया। टोटल वाल का क्षेत्रफल जो हैचिंग नहीं किया उसको घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा,
फर्श का क्षेत्रफल। उसके बाद आता है कारपेट एरिया। कारपेट एरिया क्या होता है, फर्श के क्षेत्रफल में से लैट्रीन को, बाथरूम को, स्टेयर रूम को, किचन को, यानी इतने को घटाने के बाद और भी कुछ होते हैं जैसे ममटी वगैरह हो गया, लैट्रीन, बाथरूम, स्टेयर रूम, किचन रूम, इनको घटाने के बाद जो एरिया मिलेगा उसे कहते हैं हम लोग कारपेट एरिया। ऐसा समझिए कि जैसे कारपेट यानी हम जहाँ चटाई बिछा सकते हैं, तो क्या लैट्रीन में चटाई बिछेगा? नहीं। बाथरूम में चटाई बिछेगा? नहीं। किचन में चटाई, यहाँ तो हमेशा पानी वगैरह गिरते रहते हैं। आपका स्टोर रूम हो गया, स्टोर रूम में चटाई बिछाने की क्या ज़रूरत है, तो वहाँ सब चटाइयाँ हम लोग नहीं बिछाते। तो क्या होगा कि फर्श एरिया में से लैट्रीन, बाथरूम, किचन, स्टेयर रूम, इतने का फर्श का क्षेत्रफल घटा देंगे, जो क्षेत्रफल बचेगा उसे हम लोग कहते हैं कारपेट एरिया, यानी सिंपल जहाँ हम कारपेट बिछा सकते हैं। अब समझिए कारपेट एरिया के बाद आता है परिसंचरण क्षेत्रफल, यानी होता है आपका सर्कुलेशन एरिया। तो सर्कुलेशन के एरिया नाम से ही लग रहा होगा, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जिस एरिया का यूज़ करेंगे उसे हम लोग कहते हैं सर्कुलेशन एरिया। जैसे कि स्टेयर है कि नहीं, स्टेयर यानी नीचे जाने के लिए कहाँ जाएंगे? ऊपर। तो स्टेयर का टोटल एरिया क्या हो जाएगा आपका? सर्कुलेशन एरिया। जैसे कॉरिडोर हो जाए ना, गलियारा आपका क्या हो जाएगा? गलियारा क्या हो जाएगा आपका? सर्कुलेशन एरिया। जैसे गैलरी हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे आपके? सर्कुलेशन एरिया। तो आपको समझ आया होगा इतना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग आंसर बताते रहिए, ये भी बताते रहिए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए खुदरा व्यय और दरों में परिवर्तन, खुदरा व्यय और दरों में परिवर्तन, खुदरा व्यय और दरों में परिवर्तन अनुमति करने के लिए आकस्मिकता का कितना परसेंट लिया जाता है? आकस्मिकता का कितना परसेंट लिया जाता है? कितना प्रतिशत लिया जाता है? आपका ए मिलेगा 5 से 6%, बी मिलेगा 6 से 8%, सी मिलेगा आपको 2 से 8%, डी मिलेगा 3 से 5%। यानी इसका कहने का मतलब है कि भाई जैसे देखिए कोई भी वर्क होगा, देखिए हिंदी तो बहुत टफ मिलेगा आपको। देखिए आपके एग्ज़ाम में क्या करना है ना कि आपको घबराना नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि लैंग्वेज को समझना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही होता है, या फिर किसी भी क्वेश्चन में जो उसके लैंग्वेज को समझ गया ना वो निकाल देगा। क्योंकि एग्जामिनर यही चाहता है, एग्जामिनर आपका ऑब्जेक्टिव बनाएगा तो वह यही देखेगा कि मेरे लैंग्वेज को आप समझ पा रहे कि नहीं। क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं उसको बहुत सारे लड़के पढ़ रहे हैं, है कि नहीं, लेकिन उसमें कुछ लोग ज़्यादा नंबर पाते हैं, कुछ लोग कम नंबर पाते हैं। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज समझने का खेल है। लैंग्वेज समझ गए, आप टिक कर देंगे सर। ये कह रहा है कि जहाँ काम होगा तो जहाँ, बताइए आंसर टाइप करते रहिए आप लोग। आंसर क्या होगा बताइए? कह रहा है कि जहाँ काम होगा वहाँ कुछ, जैसे कि किसी को चोट लग गया तो आकस्मिक है ना, किसी को चोट लग गया उसको दवा कराइए, या फिर कुछ भी हो, कोई आ गया तो उसको पानी पिलाइए, खुदरा व्यय है ना। या फिर किसी ऐसे चीज़ की ज़रूरत पड़ गई जिसका जिक्र एस्टीमेट में नहीं है, छोटे छोटे चीज़ें होती हैं 10, 50, 100 रुपये, तो उसकी यानी खुदरा व्यय, या फिर थोड़ा बहुत रेट थोड़ा बहुत चेंज होता है तो उसका हम लोग कितना परसेंट रखते हैं? तो आंसर क्या मिलेगा? 3 से 5%, है ना। कितना रखते हैं? टोटल एस्टीमेट का 3 से 5% हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं। किसके लिए? खुदरा व्यय, या थोड़ा बहुत रेट में चेंज होगा, या फिर मान लीजिए कि कोई जैसे कन्नी से जो, मान लीजिए कन्नी हो गया, जैसे क्या होता है वो मिस्त्री काम करता है, हेड मेसन क्या करेगा आपका? काम करेगा, यही टूट गया तो ये मिलेगा 50, 100, 150, 200। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? ये अलग से एस्टीमेट थोड़ी बनाएंगे। तो ये सब किस में ऐड रहते हैं? इसमें मिलेगा आपको 3 से 5% में। जैसे साहुल था, साहुल ये आपका कहीं खो गया, गायब हो गया, तो 3 से 5% में खुदरा मूल्य सब ऐड रहते हैं। हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वाटर चार्ज कितना होता है? वाटर चार्ज कितना होता है? तो आप कहेंगे 1.5 से 2%। कितना होगा आपका? 1.5 से 2%। हम आपसे पूछते हैं कॉन्ट्रैक्टर का चार्ज कितना होता है? कॉन्ट्रैक्टर चार्ज आप कहेंगे 10 से
15% होता है ना। ठेकेदार का लाभ कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट लिख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। ठेकेदार का लाभ कितना होता है 10 से 15%। ठीक है, तो ये दोनों भी एडिशनल डाटा नोट कर लीजिएगा। हम कहते हैं कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस में एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एनुअल रिपेयर हम कहे थे ना, आपका रट जाएगा एक क्वेश्चन। एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस हर घर का एनुअल रिपेयर करते हैं, तो रेंट का कितना परसेंट होता है? रेंट का मिलेगा आपको 10 से 15%। रेंट का कितना मिलेगा 10 से 15%। लेकिन हम कहते हैं कि एनुअल एंड मेंटेनेंस रिपेयर, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस टोटल कास्ट का कितना होता है, यानी जिसका बनाने में खर्चा लगा उसका कितना परसेंट लेते हैं। तो हम कितना लेते हैं 1 से 1.5%। कितना ले लेंगे 1 से 1.5%। याद रखिएगा, एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कास्ट, रेंट यानी जितना किराया मिल रहा है उसका 10 से 15% लग सकता है, और एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस जितना उसमें घर को बनाने में खर्चा लगा है उसका 1 से 1.5% हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लिखा है एस्टीमेट बुक का डायमेंशन यानी बीमा का क्रम है, बीमा का क्रम है। बीमा का क्या क्रम है आपका? ए है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। बी क्या हो जाएगा आपका? चौड़ाई, लंबाई और क्या मिल जाएगा आपका? ऊंचाई। सी क्या हो जाएगा आपका? ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई। डी मिल जाएगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे आसान क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा आपका? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, है ना। इन जो एस्टीमेट, जिस पर हम लोग एस्टीमेट बुक एस्टीमेट बनाते हैं उसका डायमेंशन का क्रम क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का। ठीक है, आंसर देते रहिए आप लोग, पार्टिसिपेट करिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे परिशुद्ध प्राक्कलन होता है, क्या कह रहा है कि सबसे परिशुद्ध प्राक्कलन होता है। ए क्या मिला? ए विस्तृत प्राक्कलन यानी डिटेल एस्टीमेट। बी हो जाएगा आपका कुर्सी क्षेत्रफल प्राक्कलन। सी क्या हो जाएगा? घनाकार दर प्राक्कलन। और डी क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। आंसर करिए आप लोग। क्या होगा कि सबसे परिशुद्ध प्राक्कलन क्या है, या फिर इसमें कह सकता है कि सबसे विश्वास वाला प्राक्कलन क्या है? तो क्या होता है आपका? डिटेल एस्टीमेट, यानी होता है आपका विस्तृत प्राक्कलन। अब कुर्सी क्षेत्रफल प्राक्कलन क्या होता है भाई? हम क्या होगा कि हम बताए थे अभी, कुर्सी क्षेत्रफल क्या हो गया? दीवार के बाहर से बाहर लंबाई और चौड़ाई को क्या कहते हैं हम लोग? कुर्सी क्षेत्रफल। देखिए, दीवार की बाहर से बाहर लंबाई और चौड़ाई को क्या कहते हैं? कुर्सी क्षेत्रफल। यानी एल गुणे बी क्या हो जाएगा? कुर्सी क्षेत्रफल। अब क्या होता है ना कि रेट रहता है कि जो जिस एरिया में जाएंगे वहाँ रेट रहेगा कि 2000 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर बिक रहा है। यानी 1 स्क्वायर मीटर का कितना रुपये लगेगा? 2000, 5000, जैसा भी हो। यानी कुर्सी क्षेत्रफल का रेट कितना है? 2000 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर। ठीक है, इसके आधार पर हम एस्टीमेट निकालते हैं। या फिर हो जाएगा घनाकार, यानी देखिए इसका एरिया तो निकला ही है, बिल्डिंग की ऊंचाई से गुणा कर देंगे, लंबाई, चौड़ाई और बिल्डिंग के लंबाई चौड़ाई तो निकला ही है, बिल्डिंग की ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो क्यूब मिल जाएगा, घन। अब उस एरिया का या तो इसमें रहेगा या फिर कह देगा 5000 स्क्वायर, 5000 क्यूबिक, 5000 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर। यानी वहाँ का रेट कितना है? वहाँ का रेट कह देगा कि 1 घन मीटर का कितना रुपये लग रहा है? 5000। अब समझिए, कहने का मतलब है सबसे डिटेल प्राक्कलन क्या होता है? विस्तृत प्राक्कलन। विस्तृत प्राक्कलन में वो देगा कि भाई मिट्टी खुदाई में इतना पैसा लगा, उसका कास्ट इतना हुआ। या फिर वो कह देगा, जैसे देखिए बिल्डिंग बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? अर्थवर्क। सबसे पहले क्या करेंगे? मिट्टी खोदेंगे, उसके बाद डालेंगे आप पीसीसी, उसके बाद ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, उसके बाद ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, स्लेब डालेंगे, टाइल्स लगवाएंगे। इन सब का अलग अलग पैसा रहेगा। जैसे कि
कहेगा मिट्टी खुदाई 1000 रुपये 100 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर, पीसीसी का कार्य 10 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन का कार्य 20 रुपये प्रति, यानी उसका ना विस्तृत यानी सबका डिटेल वो देगा, उसे कहेंगे विस्तृत प्राकलन। और कुर्सी क्षेत्रफल में क्या करेगा, बस दीवार का बाहर से बाहर मापेगा, लंबाई और चौड़ाई और रेट से गुणा कर देगा, कह देगा इतना पैसा लगा। घन में बिल्डिंग का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखेगा, उसमें रेट से गुणा कर देगा, कहेगा इस बिल्डिंग में कितना पैसा लगा, इतना पैसा लगा। तो आपको ये बात समझ आया होगा कि डिटेल जो विस्तृत प्राकलन होता है वो सबसे करेक्ट होगा, क्योंकि सबका इन हर एक आइटम का डिटेल में उसका एस्टिमेट बनाया गया रहता है। तो ये समझ आ गया होगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और वीडियो को लाइक करते रहिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 200 300 400 जो व्यू जा रहा है और लाइक 20 25 30 जा रहा है, ठीक है, तो आप लोग उसको लाइक करते रहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 1 घन मीटर में कितनी ईंटों की आवश्यकता होती है। लिख रहा है कि ईंट चिनाई कार्य के 1 घन मीटर में कितनी ईंटों की संख्या होती है, कितनी ईंटों की संख्या लगती है। सबको पता होगा, है ना। ए हो जाएगा आपका 420, बी हो जाएगा आपका 500, सी हो जाएगा आपका 400, डी क्या हो जाएगा आपका 600। तो सबसे इजी क्वेश्चन है ना, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, क्या होगा 420 नहीं होगा, क्या होगा आपका 500। लेकिन 420 भी होता है। 420 क्या होता है, प्रबलित ईंट का कार्य, प्रबलित ईंट चिनाई कार्य, यानी समझिएगा ये हो गया ब्रिक, क्या डाल दिए हम, ब्रिक डाल दिए। अब इसके ऊपर दूसरा ब्रिक डालेंगे, उसके पहले क्या डाल दिए हम डाल दिए छड़, क्या लगा दिए छड़, फिर इसके ऊपर ईंट का चिनाई कर दिए, फिर इसके ऊपर किसके चिनाई कर दिए, ईंट का, फिर इसके ऊपर क्या लगा दिए, छड़ लगा दिए, है ना। यानी छड़ ईंट, यानी इसे क्या कहेंगे, प्रबलित ईंट चिनाई कार्य, ठीक है, ये छड़ लगा है। तब देखिए छड़ का एरिया कुछ ले रहा है ना, छड़ कुछ क्या ले रहा है कि एरिया ले रहा है। तो 1 घन मीटर प्रबलित ईंट चिनाई कार्य में कितना ईंट लगता है, 420 नंबर, कितना लग जाएगा आपका 420। सिर्फ ईंट चिनाई कार्य बोलेगा तो कितना लगेगा 500। अब देखिए, अब 1 घन मीटर बोला है ना, वो कह दे कि 10 घन मीटर में ईंट चिनाई में कितना ईंट लगेगा। तो भाई 1 घन मीटर में 500, तो 10 घन मीटर में 500 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 5000, कितना नंबर लग जाएगा आपका 5000। चलिए हम इसी पे एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है, आंसर सबका आना चाहिए। हम आपसे पूछ रहे हैं कि 100 घन मीटर ईंट चिनाई में 100 घन मीटर ईंट चिनाई में कितना सूखा मसाला लगेगा, कितना क्यूबिक मीटर सूखा मसाला चाहिए, बताइए, सूखा मसाला चाहिए। ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, देखते हैं कितना पता है। आंसर करिए, आप लोग करिए कि 100 घन मीटर ईंट चिनाई में कितना घन मीटर सूखा मसाला हमको चाहिए, बताइए जल्दी फटाक से बताइए, कितना चाहिए आपका, चाहिए 30 घन मीटर, है ना। आंसर आ रहा है आपका 100 घन मीटर ईंट चिनाई में कितना सूखा मसाला चाहिए, 30 घन मीटर। समझिए भाई, हम जब ईंट चिनाई करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ईंट का चिनाई। अब देखिए इसमें ज़्यादा ईंट ही तो दिख रहा है कि नहीं। मसाला देखिए, यहाँ मसाला दिखा थोड़ा सा यहाँ पतला सा मसाला, फिर यहाँ मसाला, यहाँ, यानी मसाला क्या दिख रहा है आपका, ये जो डार्क की है वो मसाला है, बाकी तो सारा ईंट ही दिख रहा है। तो 100 घन मीटर ईंट चिनाई में कितना घन मीटर मसाला लगता है, 30 घन मीटर, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन समझिएगा, हम कहते हैं कि 10 घन मीटर में ईंट चिनाई में कितना मसाला लगेगा। तो भाई 30 का उधर से भी 10 कम भाग दे देंगे, हो जाएगा 3 क्यूबिक मीटर। 100 घन मीटर में ईंट की मसाला 30, 10 घन मीटर में ईंट का मसाला 3 घन मीटर। हम कहते हैं 1 घन मीटर में कितने ईंट की मसाला चाहिए, तो आप क्या कहेंगे कि सर 0.3 क्यूबिक मीटर सूखा मसाला। किसकी बात कर रहे हैं, सूखे मसाला की। समझ आ रहा है। 100 घन मीटर में 30, 10 घन मीटर में 3, 1 घन मीटर में 0.3 घन मीटर सूखा मसाला चाहिए। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एकदम पूछ नहीं सकता, पूछेगा है। फिर हम क्वेश्चन पूछते हैं आपसे
चलिए फिर इसको क्वेश्चन बताइए, आप लोग कमेंट करिए, इसको कमेंट आना चाहिए एक एक लोग का कि 100 घन मीटर सीमेंट कंक्रीट में कितना घन मीटर सूखा मसाला चाहिए, कंक्रीट चाहिए। सूखा मसाला सूखा कंक्रीट कितना घन मीटर चाहिए। हमको 100 घन मीटर कंक्रीटिंग करना है तो सूखा मसाला कितना लगेगा भाई, बताइए कमेंट करिए कितना हो जाएगा। 152 घन मीटर सूखा मसाला चाहिए हमको। समझ आ रहा है, 100 घन मीटर में 152 घन मीटर हमको सूखा मसाला लगता है। हम यही कह दें कि 10 घन मीटर में कितना सूखा मसाला लगेगा, तो इधर से भी 10 से भाग दे दीजिए, 15.2। हम कह दें 1 क्यूबिक मीटर में कितना सूखा मसाला लगेगा, इधर भी 10 से भाग दीजिए, 1.52 घन मीटर सूखा मसाला। ठीक है, अब तो कोई क्वेश्चन नहीं बच रहा। सीमेंट का भी हो गया, अभी बहुत क्वेश्चन बाकी हो जाएगा, हम बाद में देखते रहेंगे। ठीक है, नहीं तो ज़्यादा डिटेल में जान लेंगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा मेरा ज़्यादा। वीडियो को लाइक करते रहिए, थोड़ा शेयर करिए इसको। क्वेश्चन देखिए अगला, करे विभाजक दीवार की गणना किस में की जाती है। हम इसको बार बार बताएं, विभाजक दीवार की गणना किस में की जाती है, किस में की जाती है। ए हो जाएगा आपका क्यूबिक मीटर, बी हो जाएगा आपका स्क्वायर मीटर, सी हो जाएगा आपका टन में, डी हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, किस में की जाती है आपका स्क्वायर मीटर। यानी जहाँ भी डिवाइडेड वाला रहेगा उसको हम किस में मेजर करते हैं, स्क्वायर मीटर में। जैसे देखिएगा ये आपका पूरा बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग ए रूम हो गया, बिल्डिंग का रूम। ठीक है, इधर हमको लेट्रिन बाथरूम बनाना है, तब लेट्रिन बाथरूम बनाने के लिए उसके बीच में पतला सा दीवार चलाते हैं, मोटा दीवार थोड़ी चलाएंगे भाई, थोड़ा सा डिवाइड तो करना है, तो क्या चलाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं डिवाइड वाल, यानी विभाजक दीवार। तो पतला सा दीवार, इसको किस में मेजर करते हैं हम लोग, स्क्वायर मीटर में। किस में मेजर करेंगे, स्क्वायर मीटर में। आंसर करिए आप लोग। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका आंसर बताइए। हम कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर मोटी दीवार को किस में मेजर करेंगे, बताइए, आंसर दीजिए। 10 सेंटीमीटर मोटी दीवार को किस में मेजर करेंगे, तो आप कहेंगे स्क्वायर मीटर में। और 10 सेंटीमीटर से अधिक मोटी दीवार को किस में मेजर करेंगे, घन मीटर में। लेकिन एक और क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए कि कितना भी मोटी दीवार हो लेकिन खोखली दीवार हो, कौन सी दीवार हो, खोखली दीवार हो, तो खोखली दीवार को किस में मेजर करेंगे। कमेंट एक एक लोग का आना चाहिए। खोखली दीवार को किस में मेजर करेंगे हम लोग, किस में मेजर करेंगे, स्क्वायर मीटर में। खोखली दीवार को भी किस में मेजर करते हैं हम लोग, स्क्वायर मीटर को। हम कहते हैं छज्जा को किस में मेजर करेंगे, छज्जा को, तो आप कहेंगे स्क्वायर मीटर, नहीं, इसको हम करेंगे क्यूबिक मीटर। कंक्रीटिंग है ना, यानी सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, लाइम कंक्रीट, कितना भी मोटा हो हम किस में मेजर करेंगे, घन मीटर में। 30 सेंटीमीटर तक मिट्टी की खुदाई को किस में मेजर करते हैं, स्क्वायर मीटर में। और 30 सेंटीमीटर से अधिक मिट्टी की खुदाई को किस में मेजर करेंगे हम लोग, घन मीटर में। हम कहते हैं प्लास्टर को किस में मेजर करेंगे, तो आप कहेंगे प्लास्टर को किस में मेजर करते हैं भाई, प्लास्टर को मेजर करते हैं हम लोग स्क्वायर मीटर में। हम कहते हैं कि जो आपका डोर होता है तो किनारे किनारे पर क्या रहता है, आपके चौकट रहते हैं, चौकट को किस में मेजर करेंगे, तो आप कहेंगे चौकट को मेजर करेंगे क्यूबिक मीटर में। फिर कहते हैं कि जो अंदर का पल्ला होता है, दरवाज़ा, इसको किस में मेजर करेंगे, दरवाजे को मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में, चौकट को मेजर करते हैं हम लोग घन मीटर में। जो सीट लगे रहते हैं, हम लोग ट्रस वगैरह पढ़े हैं, तो जो सीट लगी होती हैं एस्बेस्टस की या फिर ऐसी सीट लगी रहती हैं, उसको किस में मेजर करते हैं, स्क्वायर मीटर में। चूना को किस में मेजर करते हैं, घन मीटर में, नहीं, चूना को क्विंटल में। आरसीसी नहीं, रेनफोर्समेंट को किस में मेजर करते हैं, क्विंटल में। सीमेंट को मेजर करते हैं बैग में, याद रहेगा। जो तार रहता है उसको किलो या फिर क्विंटल में मेजर करते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, करे कि नींव के कार्यों में उठ, ये तो सबको पता है, इजी क्वेश्चन है। देखिएगा डीपीसी को मेजर करते हैं, बताइए तो आंसर बताइए। डीपीसी को मापते हैं, क्या होगा, ए होगा क्यूबिक मीटर, बी होगा आपका, बी क्या होगा, स्क्वायर मीटर, सी क्या होगा, नॉन ऑफ दीज, डी क्या हो जाएगा आपका, आल। इन दोनों माप सकते हैं किसी में से, बताइए किस में मेजर करेंगे, डी पी सी।
तो डीपीसी का फुल फॉर्म तो आपको सबको पता होगा, डैम प्रूफ कोर्स। किस में मेजर करते हैं? स्क्वायर मीटर में। हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका आंसर दीजिए आप। डीपीसी की मोटाई कितना रखते हैं भाई? डीपीसी की मोटाई कितना रखते हैं? दीजिए आंसर, बताइए। डीपीसी की मोटाई को कितना रखते हैं? हम कहेंगे 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर। डीपीसी को कितना मोटा रखते हैं हम लोग? 2.5 से 4 सेंटीमीटर। अब आपके एग्जाम में क्या देगा? 3 देगा, 2.5 दे देगा, 3.5 दे देगा, कुछ भी एक आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीपीसी को किस में मेजर करते हैं हम लोग? स्क्वायर मीटर में। और उसका मोटाई डीपीसी कितना रखते हैं? 2.5 से 4 सेंटीमीटर। डीपीसी का रेशियो कितना होता है, या फिर कितने ग्रेड का होता है? तो आप कहेंगे रेशियो मिलेगा 1 संबंध है, 1.5 संबंध है, 3। फिर आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए 1 संबंध है, 1.5 संबंध है, 3 का ग्रेड कितना होता है? 1 संबंध है, 1.5 संबंध है, 3 का ग्रेड कितना होता है? तो आप कहेंगे M20। क्या होता है आपका? M20 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझिएगा, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दीवार का मापन। अभी हम पीछे बताएं, हम कहे थे ना कि आपका क्वेश्चन रट जाएगा। हम इतना रिवीजन करा देंगे कि आपको लिखना पढ़ने के आज के बाद एस्टिमेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। दीवार का मापन 10 देखिए आंसर बोल दिए। दीवार का मापन ये तो आप लोग जान गए, स्क्वायर मीटर में करते हैं। दीवार का मापन स्क्वायर मीटर में करते हैं। यदि दीवार की मोटाई आंसर ही लिख दिए। दीवार की मोटाई कितने सेंटीमीटर तक हो? कितने सेमी तक हो? ए हो जाएगा आपका 20 सेमी, बी हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, सी क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो है ना, पता है आपको 10 सेंटीमीटर तक मोटी दीवार को किस में मेजर करते हैं? स्क्वायर मीटर में। 10 सेंटीमीटर से अधिक मोटी दीवार को किस में मेजर करते हैं? घन मीटर में। 10 सेंटीमीटर न लिख के आएगा, जब विभाजक दीवार को किस में मेजर करते हैं? तो आप कहेंगे स्क्वायर मीटर में। कह देगा ये कि खोखली दीवार को किस में मेजर करते हैं? तो आप कहेंगे स्क्वायर मीटर में। चौकोट को किस में मेजर करते हैं? घन मीटर में। जालीदार जो जाली लगा रहता है उसको किस में मेजर करते हैं? जो खिड़की पर जाली लगा रहता है उसको किस में मेजर करते हैं? तो आप कहेंगे स्क्वायर मीटर में। एसी सीट को स्क्वायर मीटर में। कोई भी कंक्रीटिंग हो उसको किस में मेजर करेंगे? घन मीटर में, सिवाय डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स भी तो कंक्रीटिंग है। डीपीसी को किस में मेजर करते हैं? स्क्वायर मीटर में। डीपीसी का माप कितना होता है? 2.5 से 4 सेंटीमीटर। सीमेंट को किस में मेजर करते हैं? बैग में। छड़ को क्विंटल में। आरसीसी को घन मीटर में। पीसीसी को घन मीटर में। प्लास्टर को स्क्वायर मीटर में। हम पूछ जाए टीप कार्य को किस में मेजर करते हैं? यानी पॉइंटिंग को। अब पॉइंटिंग क्या होता है समझिएगा। जैसे क्या होता है ना, आंसर बताइए आप लोग। टीपिंग वर्क, इंग्लिश का स्पेलिंग देख लीजिएगा। टीपिंग वर्क को किस में मेजर करते हैं? घन मीटर, स्क्वायर मीटर, लेंथ में। बताइए टीपिंग को किस में मेजर करते हैं? टीपिंग समझिए क्या होता है, यानी पॉइंटिंग या टीपिंग, इसका हिंदी देख लीजिएगा। और देखिए ये आपका दरार दिख रहा है, किसका? ईंट का। ठीक है, ईंट का क्या दिख रहा है? दरार दिख रहा है। अब क्या करेंगे हम? आपके पास आप जेई बन गए हैं, आपके पास ज़्यादा पैसा है तो इसके ऊपर क्या कर देंगे? प्लास्टर कर देंगे। लेकिन आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो जेई तो बन नहीं पाएंगे, प्राइवेट में जाएंगे, आपके पास उतना अच्छा पैसा तो रहेगा नहीं, तब आप दिमाग लगाएंगे। एक बार इंजीनियर के पास सबसे ज़्यादा दिमाग होता रहता है। अब क्या करेंगे? कहेंगे कि दरार ही तो भद्दा लग रहा है, दरार को ही बस भर दो। क्या करेंगे? सीमेंट बालू मिलाएंगे और सिर्फ दरार को भर के क्या करेंगे? ईंट के बराबर में कर देंगे और उसको पेंट कर देंगे। तो ईंट के बराबर पूरा हो जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं टिपिंग। यानी कहाँ जब बस यहीं करना है, यहीं हम क्या कर देंगे? एक उसके जो दरार रहेंगे ना उसको अच्छे से भर देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? टिपिंग कार्य करते हैं। प्लास्टर तो ऐसा नहीं, पैसा कम रहता है तभी किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके घर शादी पड़ी है, भाई पड़ेगा ही कभी न कभी। और देखिए आपके घर आपकी शादी पड़ी है और मान लीजिए खाना बनाने वाला एक रूम बनाया गया, बगल में खाना बनाने वाला एक रूम। तो रूम तो लिंटर मतलब रूम बनाएंगे तो पिलर कॉलम देकर थोड़ी बनाएंगे, और टेम्परेरी एक रूम बनाया गया खाना बनाने के लिए, किसी भी काम करने के लिए एक रूम बनाया गया जो लोकल बालू सीमेंट से बनाया गया या फिर मिट्टी के दीवार से बनाया गया।
तो भाई शादी विवाह में सब कुछ रंगा रंगा रहता है, अब वो मिट्टी का दीवार क्या लगेगा, भद्दा लगेगा ना। तब क्या किया जाता है कि मिट्टी का दीवार तो मिट्टी का है, लेकिन ऊपर से क्या कर दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा टिपिंग कर दिया जाता है, सीमेंट प्लास्टर मिला के, सीमेंट और बालू मिला के, प्लास्टर नहीं करते हैं, टिपिंग कर देते हैं, उसको कलर कर देते हैं, तो अच्छा लगने लगता है। यानी अस्थायी कार्यों को अच्छे ढंग से कुछ दिनों के लिए दिखाना होता है, तब भी हम किसका वर्क करते हैं, टिपिंग वर्क का। टिपिंग वर्क को आंसर दीजिए, दिए आप किस में मेजर करते हैं, हमेशा स्क्वायर मीटर में, क्योंकि अभी तो एक प्लास्टर की तरह कार्य हो रहा है ना। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। कह रहा छज्जा को मापते हैं। देखिए हम कह रहे थे ना छज्जा को मापते हैं, एक एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, छज्जा को मापते हैं। ए हो जाएगा क्यूबिक मीटर, बी हो जाएगा आपका स्क्वायर मीटर, सी क्या हो जाएगा लेंथ में यानी पर लेंथ में, डी क्या हो जाएगा आल ऑफ दीज। किस में मापते हैं भाई, छज्जा को मापेंगे हम लोग स्क्वायर किस में मापेंगे, क्यूबिक मीटर में। छज्जा को किस में मापेंगे, क्यूबिक मीटर में। आगे बढ़ें, आप लोग आंसर देते रहिए और लाइक ज़रूर करते रहिए, ठीक है। लाइक नहीं आ रहा मेरे वीडियो पे, देख रहे हैं, देखिए लिख लेते हैं और लिखते हुए निकल जाता है, लेकिन क्या इतना डिटेल समझ आ पाते हैं, या फिर जितना इंटरेस्टिंग आपको बोर्ड पे लगता है उतना पीडीएफ से भी नहीं लगता होगा, है कि नहीं। पीडीएफ लीजिए सरकाते हुए बताते हुए ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ऐसा तो कर नहीं रहे हैं। आपके लिए स्पेशली हम व्यवस्था करते हैं, ठीक है। तो ऐसा करिए कि थोड़ा लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरा सब्सक्राइब ज़्यादा हो और हम भी थोड़ा लाइव आएँ। लाइव आने का फिर मज़ा देखिएगा आप लोग, जल्दी से आप सब्सक्राइब करिए। कुछ ही सब्सक्राइबर बचे हैं अभी, 1 के सब्सक्राइबर यानी 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही हम क्या करेंगे, 10,000 हो गया, 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही हम लाइव आएंगे। थोड़ा शेयर करिए, तब हम लाइव आएंगे, तब देखिएगा लगातार क्लासेज, इतनी क्लासेज चलेंगी कि हम बता रहे हैं ना, आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आपके लिए बहुत अच्छा प्लान है मेरे पास, लेकिन थोड़ा बधे है कि लाइव नहीं आ पा रहे हैं, उस तरह मज़ा आ नहीं रहा है हमको, क्योंकि ठीक है। तो आप लोग समझदार हैं, आप लोग मेरा मेहनत भी देख रहे हैं, मेरी ईमानदारी भी देख रहे हैं। हम कोई गलत बात नहीं करते हैं, कुछ आप लोगों से बात ही नहीं करते हैं, डायरेक्ट आते हैं पढ़ाते हैं, फिर लाइक शेयर कमेंट की बात ही नहीं करते हैं। आज थोड़ा कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन कह रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन, कह रहा है कि आयतन को निकटतम मान तक मापा जाता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आयतन को निकटतम माप तक मापा जाता है, माप तक मापा जाता है। आयतन को निकटतम किस माप तक मापा जाता है। ए हो जाएगा आपका, कहाँ गया, 0.01 क्यूबिक मीटर, बी हो जाएगा 0.02 क्यूबिक मीटर, सी क्या हो जाएगा 0.03 क्यूबिक मीटर, और डी क्या हो जाएगा 0.04 क्यूबिक मीटर। क्या होगा आपका, किस में मापा जाता है भाई, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 0.01 क्यूबिक मीटर। भाई ये तो बात हुई आयतन की। आयतन कब आया होगा, पहले लंबाई मिला होगा, फिर लंबाई गुणा चौड़ाई मिला होगा, और लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई मिला होगा, तब तो आयतन होगा। तो आयतन से पहले हम ये भी तो देख लें कि लंबाई को कितने निकटतम तक मापते हैं, तो कितने निकटतम तक, ये भी 0.01 तक, कितने मीटर तक, 0.01 मीटर तक, गलत लिख दिए, 0.01 मीटर तक, यानी तीनों एक ही आंसर होगा, घबराना नहीं है। क्षेत्रफल को कितने निकटतम तक मापते हैं, 0.01 मीटर स्क्वायर तक, और आयतन को तो आपको पता ही है, यानी एक याद किए आपका 3 याद हो गया। लंबाई को 0.01 निकटतम तक, चौड़ाई को 0.01 निकटतम तक, गहराई को लंबाई को, क्षेत्रफल को, आयतन को कहाँ तक निकटतम तक मापते हैं, 0.01। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका ना कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। लकड़ी के कार्य को कितने निकटतम तक मापते हैं, ठीक है। अभी आगे आंसर मिल जाएगा आपको, तो खुद आंसर में आएगा, क्वेश्चन में आएगा। लकड़ी के बहुत सारे क्वेश्चन है ना, लकड़ी के कार्य को कितने, प्लास्टिक के वर्क को कितने निकटतम तक मापते हैं, स्टील के वर्क को कितने निकटतम तक मापते हैं। तो आपको ना वीडियो ख़त्म होगा उसके बाद आपको करना है कमेंट कि सर लकड़ी के कार्य, ऐसा लिख देना है, लकड़ी लिख देना, हम समझ जाएंगे, कोई समझ जाएगा। कार्य को कितने लिखेंगे नहीं आंसर, ठीक है। लकड़ी के कार्य को कितने निकटतम तक मापते हैं, आप उसका आंसर दे दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन,
कह रहा है कि 1 घन मीटर गीली कंक्रीट तैयार करने के लिए सूखे सामग्री की आवश्यकता होगी। देखिए कह रहा है कि 1 घन मीटर गीली कंक्रीट, 1 घन मीटर गीली कंक्रीट तैयार करने के लिए सूखे पदार्थों की आवश्यकता होगी, पदार्थों की आवश्यकता होगी। कितनी होगी भाई, देखा जाए। आपको तो आंसर याद होना चाहिए। 1 घन मीटर सूखे, एक घन मीटर कंक्रीटिंग करना है तो कितना घन मीटर, डायरेक्ट आपको माइंड में सेट होना चाहिए। कितना आएगा बताइए, 1.65 क्यूबिक मीटर। पी हो जाएगा 1.52 क्यूबिक मीटर। सी हो जाएगा आपका 2 क्यूबिक मीटर और डी क्या हो जाएगा आपका 3 क्यूबिक मीटर। तो आपको पता है ना क्या होगा, 1.52 क्यूबिक मीटर। बताए थे 100 घन मीटर के लिए कितना लगता है, 152 घन क्यूबिक मीटर सूखा पदार्थ। 10 घन मीटर के लिए 15.2, 1 घन मीटर के लिए 1.52। चलिए इसी के साथ हम ईंट का भी देख लें। भाई 1 घन मीटर में कितना ईंट, 500 नंबर। यही कह देगा रेनफोर्समेंट ब्रिक, तो आप कहेंगे 420। भाई ईंट चिनाई में 1 घन मीटर की हम बात कर रहे हैं, 1 घन मीटर ईंट चिनाई में 0.3 क्यूबिक मीटर क्या लगेगा, सूखा मसाला लगेगा, है कि नहीं। कितना लगेगा, 0.3 क्यूबिक मीटर सूखा मसाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसको। अब बताइए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रट रहा है कि नहीं रट रहा है, बताइए कमेंट में जल्दी लिखिए। बताइए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सीमेंट के 1 बोरी का आयतन होता है, सबको पता है सीमेंट के 1 बोरी का आयतन होता है। सीमेंट के 1 बोरी का आयतन होता है, ए है 0.0214 क्यूबिक मीटर। बी क्या हो जाएगा आपका 0.0347 क्यूबिक मीटर। सी क्या हो जाएगा 0.0434 क्यूबिक मीटर। डी क्या हो जाएगा 0.0609 क्यूबिक मीटर। क्या होगा बताइए, कितना होता है आपका 0.347 क्यूबिक मीटर, है ना। अब हम पूछते हैं आपसे कि सीमेंट का 1 घन का आयतन होता है 20 लीटर, 30 लीटर, 35 लीटर, 40 लीटर। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 35 लीटर। सीमेंट के 1 बोरे का आयतन कितना होता है घन मीटर में 0.0347 और 1 घन मीटर में हम लोग जानते हैं 1 घन मीटर में कितना लीटर होता है, 1000 लीटर होता है कि नहीं। क्या हो जाएगा आपका 1000 लीटर। तो क्या हो जाएगा 1 घन मीटर में कितना एक बोरी सीमेंट का कितना आयतन होता है 35 लीटर। कितना मिलेगा आपको 35 लीटर 0.0347 क्यूबिक मीटर। हम आपसे पूछते हैं वेरी सिंपल क्वेश्चन कि 1 बोरी सीमेंट का भार कितना होता है, तो आप कहेंगे 50 किलो। एकदम कह देंगे भाई कितना होगा आपका 50 किलो। आगे बढ़ें। देखिए गर्मी भी हो रही है और टाइम हो रहा है आपका 12 बजे का रात। आपके लिए 12 बजे के रात को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है 1 घन मीटर ईंट रचना में कितने ईंट की संख्या होती है। 1 घन मीटर ईंट चिनाई में 1 घन मीटर ईंट चिनाई में कितने ईंटों की संख्या होती है। कितनी होती है। ये हो जाएगा आपका 400 से कम। क्या हो जाएगा आपका 400 से कम। बी क्या हो जाएगा आपका 400 से 450। सी क्या हो जाएगा आपका 500 से 550। डी क्या हो जाएगा आपका 600 से 650। अब बताइए, अब तो खोजते रहेंगे 500 500 500 कहाँ मिला, है ना। एक क्या थोड़ा सा घुमाया है तो कितना होगा 500 से 550।
भाई 500 तो ईंट लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये इसमें ये दिमाग लगाया है कि भाई ईंट जब चिनाई करेंगे कुछ ईंट नुकसान भी तो होगा, कुछ टूटेगा, कुछ काटेंगे, कुछ पीटेंगे, है कि नहीं? तो कुछ ईंट क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो उसका भी 10, 20, 30, 50 क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। तो यही कह रहा है कि 1 घन मीटर में कितना ईंट लगता है, 500 से 550। रटना नहीं है आपको, बस एक ही याद रखना है, कितना लगता है, 500, है ना? ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 100 स्क्वायर मीटर, रटने वाला क्वेश्चन है। 100 स्क्वायर मीटर में सिंगल कोट के लिए, सिंगल कोट के लिए ड्राई डिस्टेम्पर की कितनी आवश्यकता होती है? ड्राई डिस्टेम्पर की कितनी आवश्यकता होती है? कितनी आवश्यकता होती है? कितनी आवश्यकता होती है? ए क्या है, 6.5 किलो। बी है आपका, कहाँ गया, 8 किलो। सी है आपका 5 किलो। और डी क्या है आपका, 7.5 किलो। बताइए इस क्वेश्चन को, बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम कराए नहीं है थ्योरी में अपने। क्या हो जाएगा, 100 स्क्वायर मीटर क्या करना है आपको, डिस्टेम्पर लगाना है। मान लीजिए आपका 100 स्क्वायर मीटर डिस्टेम्पर लगाना है। सिर्फ एक कोट की बात कर रहे हैं, यानी एक ही बार लगाना है, दोबारा नहीं लगाएंगे। दोबारा लगाएंगे तो डबल कोट हो जाएगा। सिंगल कोट के लिए कितना लगेगा, 6.5 किलो। कितना लगता है आपका, 6.5 किलो। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए बढ़ते हैं भाई। मज़ा आ रहा है कि नहीं ये बताइए कुछ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक संपत्ति की आयु के साथ उसके मूल्य में होने वाला क्रमिक ह्रास कहलाता है। कह रहा है संपत्ति के आयु के साथ मूल्य में होने वाला ह्रास कहलाता है। ये लिखिए, ये लिखिएगा लुप्तप्रायता। बी लिखिएगा मूल्यह्रास। सी क्या हो जाएगा आपका, मूल्य वृद्धि। ये तो होगा ही नहीं, मूल्य वृद्धि लिख रहा है। डी क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा, संपत्ति के साथ आयु में होने वाला मूल्य में कमी का क्या कहलाता है आपका, मूल्यह्रास। क्या कहलाता है, मूल्यह्रास। अब आपके लिए आ रहा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका कमेंट करिए आप लोग। मूल्यह्रास निकालने की कितनी विधियां हैं, बताइए भाई। मूल्यह्रास निकालने की कितनी विधियां हैं, इसका हमको कमेंट में आंसर चाहिए अभी के अभी। मूल्यह्रास निकालने की कितनी विधियां हैं, बताइए फटाक से। 2, 3, 4, 5 कुछ बोल दीजिए। इतना लोग हैं, कोई 1, कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5 बोलो, एक नहीं तो सही हो ही जाएगा। बोलिए क्या हो जाएगा, मूल्यह्रास निकालने की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां। कितनी विधियां मिलेंगी आपको, 3 विधि मिलेगी। सबसे पहले हम समझेंगे मूल्यह्रास क्या होता है। अब देखिए मूल्यह्रास क्या होगा, भाई आप कोई बिल्डिंग बनाए, क्या बनाए, बिल्डिंग बनाए, कितना लाख रुपए लगा, 10 लाख रुपए का बिल्डिंग बनाए। कब बनाए हैं, 2021 में। ऐसा नहीं 2023, आप लोग मान लेते हैं 2023 में जई बन जाएंगे, 2023 में बना लिए हैं। पहले सैलरी मिला, बना लिया घर, कब, 2023 में। अब बताइएगा, अब क्या 2030 में बेचेंगे तो उतना ही पैसा मिलेगा, पैसा क्या मिलेगा, उससे कम मिलेगा। हम सिर्फ बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, ज़मीन की बात नहीं कर रहे हैं। ज़मीन की वजह से उसका रेट बढ़ जाता है, लेकिन ज़मीन को ध्यान में नहीं देना है। किसको ध्यान में देना है, सिर्फ बिल्डिंग को ध्यान में देना है। 10 साल बाद 10 लाख का बना, अब 2040 में बेच रहे हैं, तो कितने में बेचेंगे आप, 10 लाख नहीं, कितना मिलेगा आपका, 7 लाख रुपए। तो 3 लाख क्या हो गया, कमी हो गया। और कमी किसके कारण हुआ भाई, लगातार उपयोग करने के कारण। क्या हो गया, उसका कुछ मूल्यह्रास हो गया। अब मूल्यह्रास निकालने की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां। सीधी रेखा विधि,
दूसरा है कांस्टेंट, इसका हिंदी नहीं हमको पता है, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड है, और दूसरा होता है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड। अब सीधी रेखा क्या होता है समझिएगा। मान लीजिए अब 20 लाख रुपए में बिल्डिंग बनवाए 2021 में, तो 2022 में बेचेंगे तो कितना मिलेगा? 20 लाख। 20 लाख का बनवाए तो 2021 में मान लेते हैं बेचेंगे तो कितना मिलेगा? 19 लाख। 2022 अरे सॉरी यार, 2021 में बनवाए हैं 20 लाख का, 22 में बेचेंगे तो 19 लाख में, 2023 में बेचेंगे तो 18 लाख मिलेगा, 2024 में बेचेंगे तो 17 लाख मिलेगा। यानी क्या देख रहे हैं आप कि एक एक साल जैसे ही कम होता जा रहा है, यानी एक एक साल आप उसमें रह रहे हैं, वैसे उसका 1-1 लाख रुपए क्या होता जा रहा है? कम हो जा रहा है। यानी प्रत्येक साल वो समान दर से, यानी समान पैसा घटा रहा है। यानी सीधी रेखा, इसे हम क्या कहते हैं? सीधी रेखा विधि। लेकिन यही परसेंटेज में घटेगा तो उसे कहेंगे कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, है ना। इतना हर साल इतना परसेंटेज उसका घटाना है। एक आता है आपका सिंकिंग फंड। हम आपसे पूछ दें सिंकिंग फंड, बिल्डिंग का कितना परसेंट सिंकिंग फंड द्वारा जमा करते हैं? भाई बिल्डिंग बनाए, लाभकारी आयु के अंत में, अभी सिंकिंग फंड आएगा आगे क्वेश्चन। एक बिल्डिंग बनाए तो सिंकिंग फंड क्या होता है? लाभकारी आयु के अंत में बिल्डिंग के कुल कास्ट का कितना पैसा आप चाहते हैं कि हमको रिटर्न मिल जाए सिंकिंग फंड के माध्यम से? बताइए, कमेंट करिए जल्दी से, कितना परसेंट? तो आप कहेंगे 90%। 10% कहाँ से पाएंगे आप? स्क्रैप वैल्यू से। 10% कहाँ से पाएंगे? स्क्रैप वैल्यू से। समझाते हैं। एक बिल्डिंग है, आप बनाए 10 लाख रुपए का। कितने का? 10 लाख रुपए। भाई अब 2022 में बनवाए और 2030 तक चलेगा, सॉरी कितना चलेगा? 2090 तक। मान लेते हैं कि 2090 तक इसका डिज़ाइन है। तो आप चाहेंगे ना कि 2090 तक आते आते 10 लाख हमको, फिर मेरे पास 10 लाख रुपए हो कि नया बिल्डिंग बनवा दें। इसके लिए क्या करें? कुछ पैसा अलग करते जाएंगे, यानी जो भी किराया वगैरह मिलेगा कुछ पैसा उसको अलग करेंगे। वो पैसा चक्रवृद्धि ब्याज सहित 10 लाख का कितना परसेंट होना चाहिए? 90%। और 10% इस बिल्डिंग को जब गिराएंगे तो वहाँ से मिल जाएगा आपका 10%। थोड़ा शार्ट में समझाएं क्योंकि रिवीजन हो रहा है ना। बाकी आपको अच्छे से समझना है तो वीडियो अच्छे से पढ़ा हुआ है, आप चले जाइए देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलें आगे क्वेश्चन करते हैं। हाथ काला हो गया मेरा, देखिएगा कह रहा है किसी भवन का वार्षिक किराया, किसी भवन का वार्षिक किराया, किसी भवन का वार्षिक किराया सामान्य रूप से उसके मूल्य के बराबर निर्धारित किया जाता है। सामान्य रूप से उसके मूल्य के बराबर निर्धारित किया जाता है। ए लिखिएगा 5 से 10%, बी लिखिएगा 1 से 2%, सी लिखिएगा 10 से 25%, डी क्या लिखना है आपका 2 से 5%। तो आंसर क्या मिलेगा समझिएगा। कह रहा है किसी भवन का किराया कितना निर्धारित करते हैं? जितना लगा था, जितना पैसा बिल्डिंग बनवाने में लगा था उसका क्या रखेंगे? 5 से 10% वार्षिक किराया। यानी आपका भवन बनाने में 10 लाख रुपया लगा था, तो 10 लाख का 10% हमको मिलना, 5 से 10% मिलना चाहिए एक साल में किराया, ठीक है। तो देखिए क्या था आपका एस्टिमेटेड कास्टिंग का, कहे थे 50 क्वेश्चन हो नहीं पाया, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और करा देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर जी झूठ बोल दिए। चलिए क्योंकि रात हो गई है ज़्यादा ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है किसी मौजूदा भवन या संपत्ति के, आंसर दीजिए तभी अच्छा लगेगा। किसी मौजूदा भवन या संपत्ति के, किसी मौजूदा भवन या संपत्ति के उचित मूल्य को जानने की तकनीकी कहलाती है। उचित मूल्य को जानने की तकनीक कहलाती है।
ए क्या है आपका आकलन यानी एस्टीमेट, बी क्या हो जाएगा मूल्यांकन, बी क्या हो जाएगा आपका मूल्यांकन, सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा मूल्य निर्धारण, मूल्य निर्धारण, डी क्या हो जाएगा आपका लागत निर्धारण, लागत निर्धारण क्या हो जाएगा आपका बताइए। तो हम पूछ दें आपको एस्टीमेट क्या होता है भाई, एस्टीमेट क्या, अरे सही नहीं होगा, हम बता रहे हैं एस्टीमेट क्या होता है, किसी प्रस्तावित निर्माण कार्य पे होने वाले व्यय का, इसका आंसर बताइए तब तक लैंग्वेज को समझ के। कह रहे हैं कि एस्टीमेट क्या होता है, किसी प्रस्तावित निर्माण कार्य पे होने वाले व्यय का किसी विशेष विधि द्वारा पूर्वानुमान लगाना क्या कहलाता है आपका प्राकलन कहलाता है। इसका आंसर क्या होगा मूल्यांकन होगा। किसी मौजूदा समय आप, यानी कहने का मतलब ये है कि बिल्डिंग बन गया, कुछ दिन बाद जाएंगे, जैसे बिल्डिंग बन गया 2022 में, आपको एक काम करना है 2022 में बिल्डिंग बनवाना ही बनवाना है, ठीक है 22 ही लिख रहे हैं हम। अब समझिएगा 2022 में बिल्डिंग बन गया, उसको गए 2030 में खरीदने, उसको 30 में कोई ख़रीदने गया तो कितने में खरीदेगा, क्या करेंगे, जितना हम खरीदेगा उसको क्या करेंगे मूल्यांकन, उसका पहले क्या करेंगे हम मूल्यांकन करेंगे कि भाई किस डिज़ाइन पे बना है, कितना दिन बने हुए हो गया, कहाँ है, इसके अगल बगल माहौल कैसा है, फ्यूचर में जाके माहौल कैसा होगा, ये सब देखेंगे ना, उस पर मूल्यांकन करते हैं। अब समझिएगा मूल्यांकन निकालने की कई विधियाँ होती हैं, मूल्यांकन निकालने की कई विधियाँ होती है। पहला होता है ना लागत के आधार पे, लागत के आधार पर, यानी इस भवन को बनाने में कितना पैसा लगा उसके आधार पे, यानी भवन को बनाने में 10 लाख लगा तो आप कहेंगे 8 लाख ले लीजिए, भवन को बनाने में 50 लाख लगा आप कहेंगे कि 20 लाख ले लीजिए, वगैरह वगैरह, यानी कितना पैसा लगा उसके आधार पे। दूसरा होता है लाभ के आधार पे, जैसे कि मान लीजिए क्या होगा आपका कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज के बगल में रूम रेंट देना रहेगा, महंगा देते हैं सब, ठीक है। अब लाभ के आधार पे क्या होगा कि आप किसी बिल्डिंग को ख़रीदने जाएंगे तो क्या देखेंगे, अरे ये तो पॉलिटेक्निक कॉलेज के बगल में ही है, तो उसमें ज़्यादा लाभ मिलेगा तो उसका रेट क्या हो जाता है, बिल्डिंग का बढ़ जाता है ना। तो लाभ के आधार पर मूल्यांकन। एक होता है आपका लागत के आधार पे, लाभ के आधार होगा, एक होता है अपने क्षमता के आधार पे, यानी अनुभव के आधार पे, क्या हो जाएगा आपका अनुभव के आधार पे, यानी खरीदने जाएंगे तो नहीं होते हैं जो गांव में रहते हैं लोग, बूढ़े लोग होते हैं, हर काम में अनुभवी होते हैं, तो उन्हीं को लेके जाएंगे, कहेंगे कि देख के बताओ कितना, जैसे क्या होता है वो ज़्यादा ज़मीन खरीदे रहते हैं तो देख के बताएंगे हाँ उस एरिया में गए थे तो इतना मिला था, तो इस एरिया में है तो चलो इतना दे दिया जाए, है ना। तो एक अपने दिमाग लगा के जो खरीदेंगे उसे क्या कहेंगे हम लोग, अब एग्जैक्ट याद नहीं है, आप आएगा तो आपको मिल जाएगा, अभी क्वेश्चन आएगा आगे, चलिए रहने देते हैं अब, ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं मेरा भी अब फंस रहा है आवाज़, ठीक है। तो आपको आई होप समझ आया होगा, और समझ आया कि नहीं आपको बताना है कमेंट करके बताना ही बताना है। वीडियो को लाइक करिए, लाइक नहीं आ रहा है आप लोगों का, और शेयर भी करिए, ठीक है, क्योंकि हम बता रहे हैं ना, हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम लाइव आएँगे, उसके बाद कमाल आप लोग देखिएगा। तो ठीक है, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, समझ आया कि नहीं आया, और भी हम सुधार क्या सकते हैं, या फिर लाइट का प्रॉब्लम थोड़ा होगा, लाइट का प्रॉब्लम, या फिर मेरा लैंग्वेज का, या फिर राइटिंग तो थोड़ा बहुत मैनेज करिए आप लोग, ठीक है। तो कोई भी सजेशन होगा आप लोग उसको कमेंट करिए। और अभी नई PDF मिलने वाला है, ठीक है, अभी वीडियो नहीं 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, जब हम कह देंगे एस्टीमेट का ख़त्म हुआ तब आपके पास क्या जाएगा PDF जाएगा। अभी शोर नहीं करना है सर, PDF दीजिए, बहुत आप लोगों का PDF का चक्कर में पड़े हैं, है ना। तो पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद PDF मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू।